चलो बेटा, तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब इसके आगे हम लोगों को डिस्कस करना है, सेकंड एलिमेंट आता है अपना रिजर्व। ठीक है, सेकंड एलिमेंट आता है रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है हमको जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होते हैं। तो बेटा देखो, प्रैक्टिकल सी बात अगर आप सोच के देखोगे, अगर मान लो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वही अपन ने जो डायग्राम बनाया था कि सर यहाँ पर सभी पार्टनर्स अपनी ओल्ड लाइफस्टाइल को छोड़ के न्यू लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। मतलब ओल्ड इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे उनके बीच में, उसको छोड़ के वो न्यू इकोनॉमिक रिलेशंस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप रिलेशन उनका चेंज होने वाला है। तो उस केस में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के देखना कि अगर उन्होंने पुराने समय में कोई सा रिजर्व मेंटेन करा हुआ है, अगर उन्होंने पुराने समय में कोई सा रिजर्व मेंटेन करा हुआ है, तो उसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अब जा रहे हैं नई दुनिया में, मतलब न्यू रिलेशन आने वाले, न्यू लाइफस्टाइल वो लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, न्यू रेशियोज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ओल्ड रिजर्व अगर आपके पास रखे हुए हैं, उनके पास अगर ओल्ड रिजर्व अवेलेबल है पार्टनर्स के पास, तो उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अवॉइड करना है, तो उस केस में पार्टनर्स चाहेंगे कि हम लोग पुरानी चीजें आगे लेकर ही जाए। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास पुराना कोई भी प्रॉफिट का पोर्शन अवेलेबल हो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो पहली प्रैक्टिस तो बेटा हर एक पार्टनर की होती है, और इवन इफ पार्टनरशिप जो अपना एक्ट है उसने भी यही कहा हुआ है कि इनकेस अगर पार्टनर्स का अगर एग्रीमेंट साइलेंट है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व ड्यूरिंग रिकंस्टिट्यूशन, तो उस केस में एक ऑप्शन तो ये रहता है कि वो लोग खत्म कर दें इन रिजर्व को। ठीक है, पुराने सिनेरियो में जो भी आपके पास एक अर्न प्रॉफिट रखा हुआ है जिसको आपने बांटा ही नहीं है, उसको आप खत्म कर दो। एक ऑप्शन तो ये रहता है बेटा, ठीक है। बट एक और सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि इन केस मान लो कि वो चाहते ही नहीं है खत्म करना, एक्ट ने ये भी बोला है कि पार्टनर्स की विलिंग पे भी डिपेंड करता है कि उनके क्या एग्रीमेंट है। अगर वो चाहते ही नहीं है कि हमको खत्म ही नहीं करना है रिजर्व को, हम रिजर्व आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे न्यू जो लाइफस्टाइल हम लोग एक्सेप्ट करने वाले रिकंस्टिट्यूशन के बाद में हम लोग इस रिजर्व को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा सोचने वाली बात ये आती है कि सर एक पार्टनर वो होता है जो सेक्रीफाइस करता है, और एक पार्टनर वो होता है जो गेन करता है, मतलब उसका न्यू शेयर बढ़ने वाला और एक का न्यू शेयर कम होने वाला है। तो दिक्कत किसको होगी बेटा, अगर यही रिजर्व आगे चल के न्यू पार्टनरशिप में जाता है, तो उस केस में दिक्कत किसके लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए कि गेनिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए है, क्योंकि सर आने वाले समय में इसका शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में इसका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको लॉस दिख रहा है अपने फ्यूचर में। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इन केस अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि यार हमारा रिजर्व हमको खत्म नहीं करना है, हम लोगों को न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर में इस रिजर्व को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारी नेक्स्ट बैलेंस शीट में हम लोग इस रिजर्व को शो करने वाले हैं, तो उस केस में बेटा इनके पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग यहाँ पर इस रिजर्व को बेटा एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट मतलब होता है बेटा गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। एडजस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर बेटा जितना भी शेयर न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और कौन कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा। अब माइंड में एक डाउट आना चाहिए कि सर गेनिंग पार्टनर क्यों कंपनसेट कर रहा है, तो उसका रीजन ये बेटा कि नए समय में गेनिंग पार्टनर को उस रिजर्व में ज्यादा अमाउंट मिलने वाला है। अगर ये रिजर्व आगे कंटिन्यू होता है तो आने वाले समय में ये गेनिंग पार्टनर को ज्यादा रिजर्व का पोर्शन मिलना चाहिए, और मिलेगा ही, क्योंकि वो तो गेन कर रहा है बेटा, तो उसका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अभी तो आपको ट्रू और फेयर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ट्रू और फेयर ट्रीटमेंट, मतलब किसी को कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ना किसी को एक्स्ट्रा पैसा मिले, हमको सारी चीजें कंसीडर करना है। तो इसलिए बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये बोलेगा कि यार हम लोगों ने साथ में मेहनत करके इस रिजर्व को पुराने समय में प्रिपेयर करा था, और हमारे पुराने रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करा था, बट आगे चल के अगर आप इसको न्यू रेशियो में बांटोगे तो मेरे साथ का अन्याय हो रहा है, क्योंकि मेरा नया शेयर तो कम हो रहा है। तो उस केस में बेटा यहाँ पर आपके पास एक और अल्टरनेटिव होता है कि इन केस इफ द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, or if they decided to continue the general reserve in the next balance sheet, then the existing partners have the option to adjust that reserve. Or adjustment of reserves means gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. तो एक बार मुझे देख के बताओ बेटा, ये रिजर्व के दोनों ट्रीटमेंट क्लियर है, तो अपन उसको लिखना चालू करते हैं। समझ में आ गया ना दोनों ट्रीटमेंट, एक तो है कि खत्म कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा, आंचल, यशराज और इधर रितिका,
दूसरे बच्चे? चलो ठीक है, अब इसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने से भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या है। चलो बेटा, तो हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले रिजर्व के आपके पास दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट होता है, या फिर पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, या फिर पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। एक ऑप्शन तो ये होता है बेटा उनके पास कि वो खत्म करना चाहता है रिजर्व को। सेकेंड ऑप्शन होता है इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू रिजर्व इन द नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो इन दोनों केसेस में बेटा जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी अपने को ध्यान रखना है। एक बार आप लोग जर्नल एंट्रीज को देख लो बेटा, फिर लिख लेना। देखो, इनकेस अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं बेटा, मतलब वो लोग रिजर्व को खत्म करना चाहते हैं। तो रिजर्व क्योंकि प्रॉफिट का पोर्शन होता है बेटा, और प्रॉफिट जब भी खत्म होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं बेटा। तो एंट्री के अकॉर्डिंग इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट। की एंट्री क्या बन जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये रिजर्व बच जाएगा बेटा बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि अगर आप लोग रिजर्व को खत्म करना चाहते हो तो खत्म करने की एंट्री ये बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स अपने रिजर्व को ओल्ड रेशियो में खत्म करके आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि इन केस अगर वो रिजर्व को खत्म नहीं करना चाहते तो उस केस में वो लोग एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्टिंग एंट्री जो बन जाएगी बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये याद रखना बेटा, इसको हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, जब जब मैं वर्ड यूज करूंगा ना एडजस्टिंग एंट्री, तो समझ जाना गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो बीइंग रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिटवीन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो बेटा, लिख लो आप लोग, यस बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो योगेश कंप्लीट हो गया, दूसरे बच्चे बेटा फिनिश कर लो। चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बेटा, बेसिक सा तो अपन ने देख लिया, ये रिजर्व का ट्रीटमेंट जो है, ये बेसिक ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया है कि रिजर्व के ट्रीटमेंट दो होते हैं। अगर पार्टनर्स खत्म करना चाहते हैं तो एक ट्रीटमेंट तो वो हो जाएगा आपके पास, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि इनकेस अगर पार्टनर रिजर्व को खत्म नहीं करना चाहते तो उस केस में वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में रिजर्व को एडजस्ट कर लिया जाएगा, जितने शेयर से वो लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग रिजर्व को फिर न्यू बैलेंस शीट में शो भी करेंगे, क्योंकि सेकंड वाले केस में हम लोगों ने रिजर्व को खत्म नहीं करा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग की रिजर्व भी अपने पास कुछ अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल रहेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं बेटा। अब वो पर्पस क्या होते हैं तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने बेटा पार्टनरशिप में दो टाइप के रिजर्व हमारे सामने आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और सेकेंड वन इज WCR, मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका फुल फॉर्म मेंशन कर लेते हैं। IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, and second one is WCR, means workman compensation reserve. चलो बेटा, अब पहले तो समझ लो कि ये दोनों रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं, उसको अपन समझते हैं
कि कई बार पार्टनरशिप के अंदर अगर उनके पास एक्सेस अमाउंट कैश में अवेलेबल होता है तो वो कैश को अपनी फर्म में रखने की बजाय उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टीज में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, बट उस इन्वेस्टमेंट में एक चांस होती है लॉस की। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट में एक चांस होती है लॉस की। और अपने को पता है बेटा, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है, अपन ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, डेट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। और प्रूडेंस प्रिंसिपल ने ये क्या कहा हुआ है आपको कि इनकेस अगर आपको फ्यूचर में कुछ लॉसेस की एक्सपेक्टेशंस लगती है, लॉसेस अगर आपके एस्टिमेट हो पा रहे हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट का एक पोर्शन अलग कर लेंगे उस लॉस को बियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द वैल्यू। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज अगर चेंज हो रही है तो उसमें आप लोग तीन सिनेरियो ऑब्जर्व कर सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। एक तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी हो सकती है, अगर मैंने 1 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू 120 हो गई तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी हो सकती है। एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन भी हो सकती है, उसको अपन इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, 11th क्लास में पढ़ा था ना अपन। इन केस प्रोड्यूसर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में रहता है। वेरी गुड, न्यूट्रल नहीं बोलते बेटा दर्शन, न्यूट्रल शब्द तो अपना बचपन है वो खत्म करो, अपन कॉमर्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो एक सिचुएशन हो सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, सेकंड हो गया सिनेरियो। और एक तीसरा सीन हो सकता है बेटा, इन्वेस्टमेंट के साथ आपको लॉस भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें और आज इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 80,000, तो तीसरा सीन हो सकता है हमारे पास लॉस का। तो इन लॉस को बियर करने के लिए, लॉस वाले सिनेरियो के लिए हम लोग रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं कि इन केस अगर इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग आपको फ्यूचर में लॉसेस हो रहे हैं तो उस केस में बेटा आपको कहा गया है कि आपको एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा इन इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के रिगार्डिंग। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहां पर अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रिजर्व होता क्या है और इस रिजर्व का पर्पस क्या है। So this reserve is created. This reserve is created to bear losses arising out of change in the value of investment, losses arising out of change in the value of investment। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर वैल्यू चेंज होती है तो उस केस में जो भी लॉस होता है उस लॉस को बियर करने के लिए एक अपन जो रिजर्व मेंटेन करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इसका जो दूसरा नाम बेटा, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका नेम भी चेंज कर सकता है, एक है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, रिजर्व की जगह पे वो रिप्लेसमेंट में वर्ड यूज कर देगा फंड। अपन ने 11 में पढ़ा था ना, रिजर्व और फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हमने अलग करके रखा हुआ है, और फंड का मतलब क्या होता है कि अगर वही रिजर्व हम लोग कहीं पर लगा देते हैं, उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो फंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उस रिजर्व को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो फंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी के लिए अपने को पार्टनरशिप में तो ये समझना है कि सर आईएफआर और आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों जो है वो हम लोग एक्चुअल में मेंटेन करते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी लॉसेस हैं उनको बियर करने के लिए। पहले समझना, लिखने का टाइम दे दूंगा बेटा। दूसरा होता है अपने पास WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको अपन सेम इन्वेस्टमेंट का जैसा दूसरा नाम है वैसे इसको भी बोल सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको इस तरीके से समझना बेटा कि आपने देखा होगा जो कई मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, बिजनेस के अंदर अगर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी कई लाइफ इनसिक्योरिटीज फेस करने में आती है। अगर कोई डायरेक्टली मशीन के ऊपर कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उस केस में उसको एक्सीडेंट की चांसेस होती है। ठीक है, कई बार बेटा उसको एक्सीडेंट में एक मेजर डैमेज भी हो जाता है और मेजर डैमेज के अंदर बहुत सारा पैसा लग जाता है। अब वो पैसा क्लेम करता है, हम लोग अगर उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कहाँ पे जाके क्लेम करेगा बेटा, कोर्ट में जाके क्लेम करेगा कि मैं इस वर्क यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सोशल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्लेम कर रहा हूँ। तो उस केस में अगर वो लीगली क्लेम करता है और लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमको कुछ ना कुछ उसका फर्दर कंपनसेशन उसको पे करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। तो इसके लिए बेटा इन केस अगर वर्कर्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्लेम्स आते हैं, ठीक है, वर्कर्स के रिगार्डिंग कुछ भी लीगल क्लेम्स आते हैं, तो उन क्लेम्स को बियर करने के लिए एक जो सेकंड रिजर्व हम लोग मेंटेन करते हैं दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
जो भी वर्कर्स के क्लेम आते हैं उनको बियर करने के लिए आप जो मेंटेन करते हो, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अपन इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। दिस रिजर्व इज मेंटेन्ड to bear the claim to bear the claims rising from the workers side ठीक है। यहाँ पर जो वर्कर्स की साइड से जो भी क्लेम्स आते हैं उसको बियर करने के लिए हम लोग जो रिजर्व मेंटेन करते हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। चलो बेटा लिख लो आप लोग, यस बोल दो, फिर अपन एक एक रिजर्व को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। चलो बेटा ठीक है, अब एक एक रिजर्व को हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईएफआर के बारे में, ठीक है। वैसे ये इनकी एंट्रीज कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लेना, तो समझने के बाद एंट्रीज बेटा कहीं पर भी कैसा भी केस आ जाए आराम से बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेना, और अपना जो अमेरिकन अप्रोच है या फिर मॉडर्न अप्रोच है उसका जर्नल एंट्री का फॉर्मूला भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेना कि असेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी प्रॉफिट कैपिटल गेन इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और अगर दोनों डिक्रीज होते हैं तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी प्रॉफिट गेन अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट कर देते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज के टाइम पे। चलो बेटा अब इसको अपन डिस्कस करते हैं एक एक को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आईएफआर को, ठीक है। हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और अभी हम लोग बेटा जो सीन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सीन कौन सा, रिकंस्टिट्यूशन वाला है, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुराना हम लोग खत्म करके आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक और चीज थोड़ा सा दिमाग में बिठाना कि हम लोग जब भी ये पार्टनर्स को यहाँ पर यूज करेंगे, पार्टनर्स का जो इफेक्ट आने वाला है उसको ये समझना है कि पार्टनर्स बेटा जो है ना वो अपन एक स्मॉल किड्स समझ लेते हैं, और स्मॉल किड्स क्या होते हैं, कुछ भी पैसा बचता है उनके पास तो वो एक्सपेंड कर लेते हैं खुद के ऊपर, वो जो है वो आपस में बांट लेते हैं। क्या समझना है अपने को कि सर इनकेस हम लोग यहाँ पर जो पार्टनर्स के बारे में डील करेंगे, पार्टनर्स को एक पार्टनर्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पार्टनर्स है बेटा, पार्टनर्स को हम लोग एक स्मॉल किड मानेंगे, और स्मॉल किड्स क्या करते हैं कि जो भी पैसा उनके पास रहता है वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खुद के ऊपर वो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स में यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे समझते जाना। सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं आईएफआर का। इसके लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ले लेते हैं अपन, क्योंकि इसको आप इस तरीके से देखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग केसेस को डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ है बेटा 60,000 का, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में आपके पास रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का, ठीक है। इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि बेटा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में टोटल नहीं होता है। और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है, मान लेते हैं 4 लाख रुपीज की, मतलब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 60,000 रुपीज का फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। आपको मतलब लॉसेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा वो 60,000 रुपीज के लॉसेस हैं, आपके पास प्रॉफिट का पोर्शन आपने उस लॉस को कवर करने के लिए 60,000 रुपीज का मेंटेन करा हुआ है। अब चलो बेटा अपन समझते हैं कि कैसे क्या क्या केसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं केस नंबर 1 की इन केस इफ द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लेना, आईएफआर क्यों मेंटेन करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लॉसेस को बियर करने के लिए। आपका ये रिजर्व हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए। अब बेटा फर्स्ट केस है कि इफ द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो बेटा ये याद रखना है अपने को कि ये एजम्पशन बेसिस पे माना गया है कि अगर आपके पास मार्केट वैल्यू प्रोवाइड नहीं है क्वेश्चन में, तो जो भी रिजर्व का पोर्शन आपके पास अवेलेबल है, इन केस अगर आपके पास मार्केट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी गई है क्वेश्चन में, तो जो भी रिजर्व का पोर्शन आपके पास अवेलेबल है
ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। हम लोग इस केस में एज्यूम करते हैं बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो बेटा इक्वल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वल है, उनकी बैलेंस शीट में कुछ इस टाइप से इन्वेस्टमेंट्स और उसके लिए रिजर्व मेंटेन किया गया है। और फर्स्ट केस है कि मान लो मार्केट वैल्यू आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बेटा देखो लॉस कहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू से। आपने तो 4 लाख रुपए लगाए हुए हैं, आप उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कितना लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आपको मार्केट वैल्यू पता है ही नहीं तो उस केस में आप लॉस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो इन केस इफ इन द क्वेश्चन मार्केट वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड देन होल रिजर्व, जो भी आपके पास रिजर्व रखा हुआ है बेटा, ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अगर आपके पास रिजर्व अवेलेबल है और मार्केट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है इन्वेस्टमेंट की, तो होल रिजर्व, क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मेंशन करा ही नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। पूरे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, इवन इस बैलेंस शीट में भी कई बार बेटा वो मार्केट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है इन ब्रैकेट लाइक दिस, इस टाइप से भी दे सकता है बेटा। बट अगर आपको मार्केट वैल्यू दी नहीं है, इसका मतलब आपको लॉस पता ही नहीं है, लॉस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इनकेस अगर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं करी है तो पूरा का पूरा रिजर्व जो है रिकंस्टिट्यूशन में खत्म हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे खत्म कर देंगे। और एंट्री, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट का पोर्शन है, प्रॉफिट खत्म होता है तो डेबिट कर देंगे, और वो जाता है किसके बीच में है, पार्टनर्स के बीच में जाता है। तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज जब भी कैपिटल होती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व का पोर्शन अब खत्म हो गया है और वो किसके बीच में बट रहा है, पार्टनर्स के बीच में, तो उनकी कैपिटल राइज हो रही तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन विल बी बीइंग आईएफआर distributed between the partners, being IFR distributed between the partners। चलो जल्दी से बेटा केस नंबर 1 लिख लो, ये बैलेंस शीट अपनी कॉमन रहेगी, हम लोग इसको अलग अलग केसेस में डील करेंगे। ठीक है, राइट द केस नंबर 1 फास्ट, फिर सेकंड केस चालू करते हैं अपन। अच्छे से समझना बेटा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो अपन आईएफआर को पूरा खत्म कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट के आईएफआर अकाउंट पूरा क्लोज। चलो बेटा, अब अपन सेकंड केस लेते हैं कि अगर मान लो इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन ने दे दी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख रुपीज। अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपीज है तो बेटा 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने लगाई थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू भी 4 लाख रुपए, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस इस वाली सिचुएशन क्या दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है या फिर कुछ लॉस हो रहा है फर्म को। अगर मार्केट वैल्यू भी 4 लाख रुपीज है, इन्वेस्टमेंट भी 4 लाख रुपीज है, वेरी गुड। तो ये वाली सिचुएशन अपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर फर्म को ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म, इस इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो इस केस में भी बेटा ये दोनों केस का इफेक्ट समझना। केस नंबर 1 क्या था, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व आप पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। और सेकंड केस में भी बिकॉज नो लॉस इज अराइजिंग आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में भी बेटा हम लोग जो रिजर्व है वो पूरा का पूरा पार्टनर के बीच में बांट देंगे ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे आपको कोई लॉस हुआ ही नहीं है, तो रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो ये आईएफआर पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाएगा। तो सेकंड केस जो है, सेकंड केस के अकॉर्डिंग इन केस अगर आपके पास मार्केट वैल्यू जो है और बुक वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब नो लॉस वाली सिचुएशन हो गई, यहाँ पर मेंशन कर देंगे नो लॉस। और नो लॉस वाले केस में क्योंकि पूरा का पूरा रिजर्व आपके पास बच गया है, और मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि यहाँ पर पार्टनर्स क्या है, छोटे छोटे बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, घर से उनको 100 रुपए दिए अपन ने कि चार 100 रुपए का ये चीज लेके आ जाना, और वो 90 में मिल गए तो 10 रुपए बच गए तो आपस में बांट लेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी बेटा आईएफआर अगर उनके पास बच जाता है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा पार्टनर जो है अपने बीच में उस रिजर्व को खत्म कर लेगा। चलो बेटा ये सेकंड केस लिख लो आप लोग।
अगर बेटा कोई से केस में दिक्कत आए ना तो पूछते चलना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से केस आ रहा है अपन एक्सेप्ट कर करके कॉपी में लिखते जा रहे हैं। वैसे तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, ये आपको मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा, बट तो भी अपन समझने के लिए आप पूछ सकते हो बेटा। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस पे, ठीक है। वैसे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि ये इजी से केस है सर। आईएफआर बस लॉस वाली सिचुएशन में ही डील करेगा। हाँ बेटा देखो आंचल, जब नुकसान होगा तो ही तो आप रिजर्व को यूज करोगे, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा बेटा, वो केस आएंगे ना अपने सामने। मैंने सभी केसेस को कवर करा है बेटा। लॉस अभी तो लॉस हुआ ही नहीं है, अभी तक नो लॉस वाली सिचुएशन। लॉस वाली सिचुएशन अब धीरे से चालू होगी। मान लेते बेटा कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 3,60,000, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हो जाती है 3,60,000। तो चेक करके बताओ बेटा यहाँ पर फॉर्म को लॉस कितना हो रहा है। 4 लाख रुपए लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 3,60,000 हो गई है बेटा। वेरी गुड सर, 40,000 रुपए का हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। 40,000 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है। अब इसका अपन आईएफआर से कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा, समझना। आपको टोटल 40,000 का लॉस हो रहा है, तो 40,000 रुपीज का जो लॉस है, ठीक है, 40,000 रुपीज का जो लॉस है वो हम लोग आईएफआर से निकाल कर इन्वेस्टमेंट उस वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि बेटा ये लॉस तो आपको हो गया है, तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। और आप उस लॉस को कहां से कवर कर रहे हो, आईएफआर से। पॉइंट समझना, 40,000 का लॉस है और रिजर्व का काम ही है लॉस को बियर करना। तो हमने 40,000 रुपए का रिजर्व में से पोर्शन अलग कर लिया है और उससे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, क्योंकि वो 40,000 का लॉस जो है वो हमने आईएफआर से कवर करा है। तो उसकी फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। 60 में से 40 यूटिलाइज कर दिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000, ठीक है। और बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, being loss on investment covered out of IFR, ठीक है। being loss on investment covered out of IFR। अब दूसरा सेगमेंट समझना बेटा। अब आपके पास कितना रिजर्व बच गया है, 60,000 का था, 60,000 में से आपने 40,000 तो यूटिलाइज कर लिए बेटा। अब बचा कितना है आपके पास, हाँ 20,000 का बच्चा है। तो अभी मैंने जस्ट क्या बताया था बेटा आपको, हाँ वेरी गुड, अभी जस्ट बताया था कि सर पार्टनर के पास कुछ भी पैसा बच जाता है तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के पास पैसा बचता है तो वो खर्च कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो बेटा जो आईएफआर का पोर्शन बच गया है, दैट इज आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000, वो डिवाइड कर लेंगे पार्टनर्स, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 10,000, क्योंकि उनका रेशियो क्या था बेटा, इक्वल, ठीक है। इक्वली बचा हुआ जो पोर्शन है वो डिवाइड कर लेंगे, बीइंग रिमेनिंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर। चलो लिख लो जल्दी से। चलो बेटा ठीक है, नेक्स्ट केसेस तो अभी नहीं चालू हो पाएंगे, अपन उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते रहना, थोड़ा सा चैप्टर की थ्योरी लेंदी रहेगी, उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।